क्या बनी थी वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल के नेता भी आए, शामिल हुए। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने समझा किसान का दर्द, इन्होंने आपके आग्रह को माना। मुझसे कुछ करवाना बड़ा मुश्किल है। मैं सभी दल के अन्य दल के नेताओं को भी धन्यवाद करता हूं। आज हमने पंचायत में बहसबाज में क्यों रखी? नौजवानों, जो छिटा ठोस में चाहिए, व्यवस्था बन जाएगी। थोड़ा धैर्य से काम लो, यूं ही बैठो, जहां खड़े हो बैठो। हमने भैंसवाल स्थान को क्यों चुना? मुझे पता लगा भैंसवाल गांव में और टिटोली में, लखनऊ में बाबा बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पुलिस भिजवाई और धागे जाकर यहाँ कुछ अधिकारियों ने बदतमीजी की थी। बताओ बात सही है कि नहीं है? फिर मैंने योगी जी को कहा, गांव के सुधीर जी बैठे, इन्होंने मुझे बताई कैसे कैसे हुआ। मैं बात को कहना चाहता हूं, अगर कोई अधिकारी आके गांव में, यहाँ कई जगह केस भी लगाए गए हैं, ट्रैक्टरों में जुर्माना भी लगाया गया है। मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं, अगर किसी पुलिस कर्मी को चोट लगती है, ऐसी बात नहीं, वे भी हमारे बीच के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, वे चोट के हम महसूस करते। लेकिन वर्दी की अपनी परंपरा होती है, उनके अपने संस्कार होने चाहिए। वर्दी पहने हर एक अधिकारी को, पुलिस कर्मी को मैं बात कह देना चाहता हूं, अगर वो अपने अंतरात्मा की बात मानेंगे, सही और गलत की पहचान करेंगे, कोई वर्दी पहनने वाला आदमी कभी किसान पे हाथ नहीं उठा सकता। और आपको चेता देता हूं, ये पंचायत इसलिए बुलाई गई कि आपकी आंखें खुल जाए तो लोग सरकार के ज्यादा नौकरी निभा रहे हैं। मैं भी देख ले, अगर आप किसान के साथ अन्याय करोगे, कोई किसान पे उंगली उठाएगा, सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी। हाय, ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को। कहते हैं देसी भाषा में लत्ते फाड़ देंगे। ये जो भूल आ रही है, इसे बना के रखना है। फिर मुझे कहा गया जी यहाँ तो अनुमति नहीं है पंचायत करने की, 12/144। योगी जी आपका माथा बहुत बड़ा है, 144 यहाँ छपवा लो। ना आज रुके ना कल रुकेंगे, रोक सको तो। और क्यों रुके? हमने क्या गलत कर रहे? ये वो लोग हैं जो बनाना जानते हैं, निर्माण करना जानते हैं, देश को आजादी की लड़ाई में देश को बनाने का काम कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं। और आज तो तिरंगा भी आपने दिखा दिया, ये भाजपाइयों को तो दूसरे झंडा थामना पड़ेगा, तिरंगा न बचाएगा। ये वो लोग हैं जो जब इन्होंने तिरंगा चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था, कोई नहीं बजाते थे। और आज वे लोग आपको कह रहे हैं कि तुम लोग बागी हो गए, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं बची। ये दलाल, ये झूठे लोग ये कह रहे हैं किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं। मुंबई वाले बैठिए,
और आपको पता है ये वही लोग हैं जो शहनशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है। एक सुन के इशारे पे काम हो रहा है सारा। कोई भाषा, कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जवाब किसका दे रहे? कोई अंतरराष्ट्र में कोई है जो कह रहा है किसानों के साथ बुरा हो रहा है, हम किसान के साथ। क्या बुरी बात कह दी? किसको बुरी लगी और क्यों चोट लगी उस बात से? ये सच्चाई है। हमने देखा और आपने देखा है, दिल्ली आपकी और आपको जाने से रोका जा रहा है, ढील लगाई जा रही है, पक्का काम किया जा रहा है वहां पे, कभी कोई किसान राजधानी में न घुस पाए। दुनिया में वो तस्वीर जाएंगी नहीं क्या? और बदनामी किसकी होगी? पूरे देश की बदनामी हो रही है। अगर कोई अंतरराष्ट्र में बैठा कोई भी व्यक्ति अगर उस पर टिप्पणी करता है, इसमें कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है। समझ से परे है। एक तो 18 साल की बच्ची है, बहुत प्रसिद्ध है, स्वीडन की नागरिक है, ग्रेटा थनबर्ग। 15 साल की उम्र में बताता हूँ कितने क्रांतिकारी सोच की लड़की है। अपने देश के संसद के बाहर बैठ गई थी और दबाव बनाने के लिए आंदोलन रचा। 15 साल की उम्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार में वो नामित की गई शख्सियत है, बहुत बड़ी। जलवायु परिवर्तन की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है, वहां जाती है और कहती है भविष्य की पीढ़ियों को बचाना है तो इस पर्यावरण को बचाना है। बहुत सी गलत बात कर दी उसने। वहां उसने एक ट्वीट किया कि मैं किसान के साथ हूं और सारे लोग जो एक तरफा उस पर चढ़ बैठे। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने उस पर जो एफआईआर कर दी। और कहाँ जाके, मैं जानता हूँ कानून के लंबे हाथ हो, लेकिन कहाँ जाके पकड़ोगे? कुछ नहीं हो रहा, बदनामी कर दी सबकी और किसान का अपमान कर रहे रोज। मैं ऐसी बात आपके बीच रखना चाहता हूँ, पंचायत में जिसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अहंकार आ गया इनके अंदर। मैं 2 नाम आपके बीच रखना चाहता हूं जो शायद मुख्यधारा की मीडिया ने बताई नहीं, उनकी बात छप नहीं रही, लेकिन जो इधर लड़के हैं, बच्चे हैं हमारे सोशल मीडिया पर जो सक्रिय हैं उन्हें पता है। एक हरियाणा के गुरमुख सिंह है, 80 साल के हैं, एक्स आर्मी मैन है, पता नहीं कहां से दिल्ली से उनको उठा के दिल्ली पुलिस ने कैद कर रखा है। 80 साल के बुजुर्ग किसान बन के गए थे, कोई अपराध नहीं किया, किसी पर न्याय नहीं किया, किसी से कुछ लिया नहीं, कुछ छीना जब्ती नहीं करी, किसी के साथ हिंसा नहीं करी। उस 80 साल के बुजुर्ग को क्यों पकड़ा पुलिस ने? क्यों अमित शाह वहां बैठ के अपने पुलिस से ऐसे लोगों को पकड़वा रहे? क्या साबित होता है? दूसरा नाम जान लो, जीत सिंह जी है हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर के गांव के गुरुद्वारे में वे ग्रंथी हैं। भैंसवाल गांव के मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, गांव में अगर किसी पे आपत्ति आएगी तो क्या जो भी हो वो ये देखेगा मैं इस पार्टी में वो उस पार्टी में? नहीं, सब एक हो जाओगे। वहां मुख्यमंत्री के गांव से एक व्यक्ति 70 साल का है जीत सिंह, लाठियां बजाई उनके ऊपर, बंद है आज। उनकी तस्वीर पूरे देश में जानी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और आज भी उनकी जो बातें रखी है। हमारे हरियाणा के पूर्णिया पत्रकार हैं, मनदीप पूर्णिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने उनकी बात उजागर की। उन्होंने क्या गलत किया था? वो दिल्ली में कवर कर रहे थे, उन्होंने वीडियो जारी किया जब सिंगू बॉर्डर पे उन्होंने हिंसा रची। वो रची गई है, अपने आप नहीं हुई, पहले से उसकी तैयारी थी और वही दृश्य गाजीपुर पे ये लोग करना चाहते थे जो अजीत सिंह जी ने रोका, वरना वही होता। और यूपी में लोकतंत्र नहीं बचा, यहाँ न्याय नहीं मिलता किसी को, गाड़ी में बैठा के गाड़ी पलटा दी जाती है। ये वही करना चाहते थे जो इस्लाम ने उस बात को पहचाना और रोका। आपकी हिम्मत, आप खड़े हो गए तब से, चाहे मुजफ्फरनगर में हुई हो, चाहे बड़ौद में पंचायत हुई हो, चाहे मथुरा में हुई हो, बिजनौर में हुई हो और आज भैंसवाल में आप आए।
आप इस सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हो। मनदीप ने, जो मनदीप पूनिया पत्रकार हैं, उन्होंने वीडियो जारी की। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों देखी है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पदाधिकारी एक तरफ आए, 4000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री तैनात होने के बावजूद सिंघू बॉर्डर पे उनके हाथ में पेट्रोल बम था। पहले वो गाली दे रहे थे, एक हाथ में तिरंगा लेने वाला आदमी, दूसरे हाथ में किसान पे बम फेंकने, पत्थर मारने वाला आदमी, क्या वह देशभक्त हो सकता है? वे देशद्रोही हैं। लेकिन उनको नहीं रोका गया क्योंकि पुलिस को ऑर्डर दिए गए थे, उनको नहीं रोक सकती थी। वहां पुलिस पूरा मैदान उनके लिए छोड़ दिया था, तुम किसानों पर वार करो। और यही पत्रकार पूनिया जी के शब्द है, वो कहते हैं कि वहां उसके बाद उन्होंने जो महिलाओं का टैंक था उसे जलाने की कोशिश की, खूब गाली गलौज करी, खींच खींच के मार रहे थे और वहां पुलिस वाले मूक दर्शक बन गए। जब मनदीप पूनिया ने वो वीडियो जारी की, उसके 2 दिन में ही 30 तारीख को शाम को उनको उठा लिया जाता है। रात भर जो उनकी पिटाई होती है, फिर जब उनकी वीडियो बाहर आती है, उनको तिहाड़ भेज दिया जाता है। तिहाड़ में उस लड़के ने, उस नौजवान ने, जहाँ चोट लग रही थी ना, वहाँ किसान के नाम लिखे है कि ये मैं जानता हूँ, ये किसान है, मेरे साथ कैदी थे, मैं इनकी बात बाहर कैसे बताऊंगा। वहाँ उन्होंने जो है तथ्य थे वहाँ लिखे हैं। ये पंचायत एक होकर अगर ये जालिम सरकार, ये जालिम अहंकारी हुकूमत हमारी बात लिखने वाले किसी पत्रकार पे वार करेगी तो हम उसका जवाब देंगे। ये पंचायत इसकी भर्त्सना करती है। आज की लोकल के आह्वान से बुलाई गई पंचायत एक स्वर में होकर अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे हम। और मैं बताऊं, जीत सिंह का मैं उदाहरण दे रहा था, तो हरियाणा के खट्टर के गांव को क्या कर रहे थे, वो कहां से उठाए गए। बुराई में सरकार ने अनुमति दी थी किसानों को बैठने, वहां पे लंगर लगा देते। 30 तारीख को लंगर लगा के जब बाहर निकल रहे थे, वहां से अब वो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो किसी हिंसा में शामिल थे। उसी तरह से हमारे पश्चिमी यूपी के कई गांवों में नोटिस भेज रही पुलिस, कह रहे तुम तो वहां लाल किले में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। कोई किसान कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, ये देख लो। आज भी साबित कर दिया, तिरंगा लेके चल रहे हैं गांव में, 2 झंडे लेके चल रहे हैं। उनकी आखिरी अरदास थी, बहुत भीड़ थी, बहुत पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कोई आके मुझे मिला कि मैं बड़ौद से आया, पीलीभीत से बहुत लोग थे। उनके घर के लोग, उनके पिताजी साहब सिंह जी से मैंने मुलाकात की और उनके दादा बात थे, उन्होंने माइक पकड़ा। जानते हो क्या कहा उन्होंने बात कही, ये कोई एक लड़ाई लड़नी, कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही। हिम्मत चाहिए इस बात के लिए। इन लोगों को परिवार का क्या मालूम, जो आपने बैठा दिए, परिवार का कुछ लेना देना नहीं इनको। जो कोई जिम्मेदारी संभालता है परिवार की, वो जानता है, वो नई पीढ़ी को बढ़ाना जानता है। मुझे बहुत खुशी है, ये जो हमारी अगली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, ये बहुत काबिल। एक बच्ची है राधिया, देखो मंच पे आई है, 6 साल की है, आई 2 बार आई, तीसरी बार आई, खुद खड़ा होकर सेल्फी ले रही थी, अजय के साथ नाच रही थी। मैंने पूछा कहां से हो, गाँव की हूँ। राधिया है, बच्ची है, इस उम्र में इतना आत्मविश्वास हमें तो नहीं था, मेरे अंदर नहीं था, इसके अंदर है। तो ये नई पीढ़ी में कोई बेशक जो हम लोगों से गलतियां हो रही है, वे भी ये सुधार लेंगे। ये बहुत काबिल है, सक्षम है और ये भी जानते हैं
खेती किसान परिवार से बच्चे हैं, ये जानते हैं सिर्फ खेती से गुजारा नहीं। लेकिन अगर आज हम किसान बनकर, किसान पुत्र बनकर लड़ेंगे नहीं, आगे और कमजोरी हो जाएगी, आगे और कमजोरी हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह जी ने जमीन दिलाई थी चौधरी छोटू राम जी से, चौधरी छोटू राम जी चौधरी साहब के उस काम से प्रेरित होकर उन्होंने मंडी कानून बनाया। आज सरकार कह रही है सारी व्यवस्था बेकार है। हम जो 3 कानून ला रहे हैं बहुत बढ़िया है। किसान समझ गया एमएसपी तो आज भी नहीं मिल रही। अगर सुधार करना चाहती थी सरकार, मैं तो कहता हूँ सरकार को कानून भी वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन उससे बड़ा कदम ये होगा कि हम चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान मांग रहा है वह सुनिश्चित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी आशा, बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ था, दिल्ली में बड़ा जश्न मनाया गया। वहां प्रधानमंत्री ने कहा था हम ये योजना ले आए, आज के बाद प्रत्येक किसान को जब मंडी में जाएगा जो सरकारी रेट कम से कम न्यूनतम रेट मिलेगा। हम और आप जानते हैं ऐसा हुआ नहीं। चाहे बाजरा का ले लो, चाहे मूंजी का ले लो, गन्ने की बात करूंगा मैं, किसी भी फसल को ले लो जहां एमएसपी है, किसान को मंडी में एमएसपी नहीं मिल रही। अगर सरकार सुधार करना चाहती थी यहां सुधार कर। हमारे किसान जानते हैं कि खेती महंगी होती जा रही है, उसमें निवेश करना पड़ता है। आज तो खेतों में लंबी लंबी तार लगानी पड़ रही है बचाने के लिए। किनसे बचाते हो? खर्चे बढ़ गए, लागत बढ़ गई है और बैंक वाले आज भी किसान का शोषण करते हैं। अगर सुधार करना था उस व्यवस्था में सरकार सुधार कर सकती थी। 2019 में आरबीआई ने पहले कोई किसान जमीन गिरवी करने के बगैर कोई लोन नहीं मिलता किसानों को, वो सीमा थी 1 लाख रुपए की। 2019 में आरबीआई ने उसे 1 लाख से बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया। यही बात है ना, 1,60,000 रुपए तक किसान लोन ले सकता है बिना जमीन को गिरवी करे। उद्योगपति को जाएगा तो उसे 1 से 2 करोड़ का लोन मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर बिना कोई जमीन को गिरवी किए। किसान को नहीं मिल सकता। किसान को कैसे कैसे पैसा जोड़ करके खेती कर रहा है किसान। अगर सुधार करना था, अभी बजट पेश हुआ है, मोदी जी कह रहे थे, वित्त मंत्री कहती कि ये 1,60,000 नहीं, ये 10 लाख हो जाएगा, ये 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। तब किसान देखते कि हाँ कुछ हुआ। अगर सुधार करना था, बिजली बहुत महंगी हो गई बिजली, अब ट्यूबवेल में भी मीटर लगा रही सरकार। बताओ बिल देने का बहुत है क्या? नहीं दे पाएंगे, जमीन भी जाएगी, घर भी लुट रहा है। हाँ डीएपी महंगी कर दी, डीजल का भाव तो कोई बात ही नहीं करता। वही एक्टर, वही फिल्म मेकर, वही सेलिब्रिटी पहले कहते थे हाय हाय पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ बढ़ गया, अब तो साइकिल से लेनी पड़ेगी। अब चुप है, कोई नहीं कह रहा। और डीजल का भाव कितना हो गया? 77 बार 80 तो मिनटों में बदल रहा। अगर सुधार करना था तो यहाँ सुधार कर सकते थे कि किसान को सब्सिडी देंगे। बताओ राजी हो कि नहीं इस बात को? वहां सुधार इनसे हुआ नहीं, एमएसपी देने को राजी नहीं सरकार। तो ये 3 कानून, काले कानून जिन्हें आम पब्लिक कह रही है, आम किसान कह रहा है, साधारण किसान सड़क पे किसी भी क्षेत्र में जाकर पूछ लो, आम आदमी कह रहा है काले कानून। जुबान पे लग गई बात, जो जुबान पे लग गई। अब आप वहां दिल्ली में बैठ के कुछ ही कहते रहो, किसान नहीं मानते, किसान उनको कुछ मार देंगे। आप भी पीछे हट जाओ मोदी जी, ये देने छोड़ दो, हम तो पहले ही जीती हुए थे। गन्ने की बात पे आ जाओ। बहुत हो गया, मंत्री
जिन्ना जीतेगा या गन्ना जीतेगा? गन्ना जीता। यही बात आज फैसला ले लो, बड़ी पंचायत में कह रहा हूँ, फैसला ले लो। ये सरकार आपको भाव नहीं दे रही। अगले चुनाव में आप ही भाव मत देना बिल्कुल भी। ये मिलेगा। इनका इलाज हुई है, राजनीति से ही होगा। मैं तो कहता हूँ ठीक है, किसान संगठन है, सामाजिक हमारी शक्तियां हैं, हमें आशीर्वाद दे रही हैं, हमें साथ मिलकर चलना है, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा है उसे पार नहीं कर सकते। ये लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। आज जो आपके साथ नहीं, आप उनके बक्से नहीं भरोगे वोट डालकर कहीं कहीं। पानी का रास्ता दिखाओ। शामली का 650 करोड़ गन्ने का बकाया है, सिर्फ जिले का 650 करोड़। अरे मंत्री थोड़ी इतनी तो शर्म कर लेते। राणा जी, आपके जिले में मीटिंग हो रही थी, पंचायत हो रही थी, इसके पहले कुछ तो पैसा दे देते, नहीं दिया गया। 14,000 करोड़ का बकाया गन्ने का हो गया है। 3 फरवरी तक जो आगे मैंने देखे अध्ययन किए, 14,000 करोड़ से पार हो गया। आप दे रहे हैं पैसा। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हर जिले में खुल रहा है। अब तो गांव में फिर मंदिर के लिए जो पैसा कटा रहे हैं, इन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। ये गन्ने का भाव आपको नहीं मिल रहा, ये पैसे आप दे चुके हैं पहले ही, वही आ रहा पैसा धन। मैं कहना चाहता हूँ, हम निकल पड़े। मैंने मथुरा में पंचायत करी थी, जब इन्होंने हाथरस में लाठी बजाई थी, वहां मैंने कहा था अगर तुम हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ना चाहते हो तो मैं घर बैठूंगा, और जिस दिन तुम तय करो किसान के लिए लड़ाई लड़नी है, मैं घर नहीं बैठ सकता, मैं निकलूंगा सड़कों पर। मैं तो आप सबको न्योता देना चाहता हूँ। 7 तारीख में अमरोहा में पंचायत है, किसान पंचायत, लोकदल के आह्वान पर। तो आ सकता हूँ भाई, वहां भी पहुंचो, घर नहीं बैठने के। और एक कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की, चले चलो, पुरानी है, स्कूल में पढ़ी होगी आपने बच्चों ने। एक पंक्ति सुनाकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आए और चले गए कितने शिशिर बसंत, राही तेरी राका कहीं ना है अंत, कहीं ना आया अंत, तुझे तो चलना ही है, जीवन की ये आग जलाकर चलना ही है। दम है साथी एक, यही नित आए जाए, तू मत हिम्मत हार, समय कैसा भी आए।